सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ हम बात करेंगे अब क्वेश्चन आंसर की, यूरोपियों का भारत में आगमन। पहला वाला आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए, आधुनिक इतिहास चल रहा है, ये दूसरा पार्ट है, इसमें क्वेश्चन आंसर कराएंगे। पहले थ्योरी सारी पढ़ा दी गई। जब थ्योरी आप सही से पढ़ लेंगे ना, तब जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो मज़ा आएगा कि हाँ भाई मैंने तो पढ़ रखा है, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दूंगा। देखो ऐसे लग जाता है। तो ये सारी चीज़ें थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो ये मान के चल सकते हैं कि हाँ बस भूल ही जाएंगे। हाँ पहले से पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं, तब आप क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव की क्लास हम चालू कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। एक एक क्वेश्चन की R&D की जाएगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा एक क्वेश्चन का। और जो लिखा है सिर्फ वही नहीं कि क्वेश्चन आंसर करने लूसेंट के, सब कुछ मतलब इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आपका यूपी PCS में भी क्वेश्चन आए ना तो छूटे ना। और SC RO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लूसेंट ऑब्जेक्टिव, और किरण वाली भी वो भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी नहीं, लेकिन लूसेंट ऑब्जेक्टिव कराएंगे और बढ़िया तरीके से कराएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया? तो 1498 में आया, जैसा कि आप सभी को पता है। अब्दुल मजीद जी उनका स्वागत करते हैं, जमोरिन अब्दुल मजीद उनको रास्ता बताते हैं, ठीक, और जमोरिन उनका स्वागत करते हैं। और जो ये मसाला लेकर जाते हैं वहाँ 60 गुना मुनाफा कमाते हैं अपने यहाँ, यही सोच सकते हैं आप। 20 मई 1498, डेट याद रखना। अब डेट पूछ लिया जाता है, अब पहले वाला लिबिर वाला ज़माना नहीं रह गया है कि बस जो है 1498 लगाओ टिक बस हो गया। अब डेट भी पूछते हैं, तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की और जमोरिन ने स्वागत किया, ये सब चीज़ें आपको पता है, ठीक। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो थे प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर यहाँ आते हैं और नीले जल की नीति भी यही लाते हैं। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो नीले जल की नीति जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी वो कौन लेकर आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। काहे लेकर आए थे? ऐसा है बहुत सारे नियम कानून हिंद महासागर में। अब पूछ ले कल को कि नीले जल की नीति किस महासागर में लागू की गई थी, क्या बताएंगे? अरब सागर लगाएंगे आप? ऐसा नहीं करना है, हिंद महासागर लगा के आना है। क्योंकि और किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। बहुत सारे नियम कानून लगा दे, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम्हें कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ये सब सिस्टम इन्होंने किया था। मतलब इनकी जो है हिंद महासागर में तूती बोलने लगी थी। किनकी? पुर्तगालियों की भाई। प्रथम वायसराय थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, उन्होंने बीजापुर के आदिल शाह को ही हरा दिया, गोवा छीन लिया था, ठीक। वो भी चीज़ें जब आप थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो सब कुछ क्लियर रहता है। जाके नहीं देखा आपने पहला वीडियो, जाके देख सकते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे कौन थे भैया? मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से किसने व्यापार किया? तो पुर्तगालियों ने किया भाई। जितने भी आपके यूरोपीय आए हैं उनमें सबसे पहले आया कौन? पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों ने व्यापार किया। पुर्तगाली के बाद कौन आया? डच आए, अंग्रेज आए, बीच में फ्रांसीसी आए, आखिरी में इनके पहले आ जाते हैं डेनिश। बस इसी तरीके से याद करिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। मतलब पुर्तगाली पहले आए, फ्रांसीसी एकदम आखिरी में आए। पुर्तगाली के जस्ट बाद डच आ गए हैं और अंग्रेज बीच में आते हैं, फिर डेनिश आते हैं। मतलब फ्रांसीसियस पहले, डेनिश आते हैं। यूपी PCS में कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, देखिए आप। PCS प्री कितनी बार पूछा है। यही सब आप देखिए, फिर आ गया क्वेश्चन 20 मई 1498 लगाना है। याद रखना, डेट जरूरी है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, अल्बुकर्क नहीं था। अल्बुकर्क बाद में आता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क आपका सेकंड टाइम का वायसराय होता है, जो कि आपका क्या करता है? गोवा को छीन लेता है। समझिए बात को। बीजापुर के आदिल शाह थे, समझिए बात को। किसने वास्को डी गामा का कालीकट में भव्य स्वागत किया? बहुत फूल माला चढ़ाया था किसने? राजा जमोरिन थे, उन्होंने इनका बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत किया और मसाला लेकर गए, 60 गुना मुनाफा कमा लिया। सोचिए आप, क्या सोच ही नहीं सकते आप लोग। देखिए किसने किसकी खोज की है, किस देश की, तो यही आपको बताना है। देखिए किस देश से रिलेटेड। अच्छा, वास्को डी गामा तो पुर्तगाली था, ठीक। कोलंबस आपका स्पेन का था, ठीक। और तस्मान आपके थे हॉलैंड से, तस्मानिया, ठीक। इन्होंने खोज किसकी की थी बताइए? कैप्टन कुक ने तो आपके ग्रेट ब्रिटेन की खोज की थी, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। चीज़ें याद रखिएगा आप। तस्मान ने वान डिमस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी, याद रखिएगा।
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। क्योंकि गोवा इन्होंने जीता और पूरी तरीके से सब यहाँ हम जीतने आए हैं, कुछ करने नहीं आए। तो ये समझ लीजिए कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। 1509 से 1515 तक इनका शासन चलता है। किसका? अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान होते हैं, उनको हराते हैं और हरा करके गोवा जो है छीन लेते हैं और अपने कब्जे में कर लेते हैं। और पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व हो जाता है कहाँ पे? दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट पर। ठीक। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने में, उनकी स्थायी बस्ती बसाने में बहुत बड़ा योगदान किया है तथा भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए भी पुर्तगालियों को प्रोत्साहित किया कि यहाँ की महिलाओं से आप विवाह करिए। तो ये सारा सिस्टम इन्होंने खेल रचा। बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। समझिए बात को। आपका ये भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, पुर्तगालियों ने 1499 में ऐसा कुछ नहीं था। 1510 में गोवा जीता है। गोवा 1510 में जीता है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था। हाँ ठीक है। अस्थायी कारखाना जो था ये इनका मछलीपट्टनम में ही लगा था। ठीक। स्थायी वाला आपका सूरत में लगा था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। जो पूर्वी भारत था वहाँ उड़ीसा में ही इन्होंने कारखाना लगाया था। ठीक। 1633 में डोपले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। डोपले बहुत बड़ा वाला जो है सेनापति था। किसका? फ्रांसीसियों का। उसी की नीति पर अंग्रेज लोग आगे बढ़े हैं, ये मान के चलिए। करते क्या थे डोपले? पता है क्या करते थे? कहते थे, जो राजा होते थे उनसे कहते थे, ये हमारी सेना है, इसको आपको रखना है, आप इसे रखिए। राजाओं से कहते थे। राजा कहते ठीक है रखेंगे। कहते थे रखा तो रखा, तुम इनको सैलरी भी दो। राजा से ही कहते चलो सैलरी भी देंगे, सैलरी भी देते थे। रहने को दो, खाने को दो, सोने को दो, सब कुछ करने को दो। तो सब राजा लोग देते थे। और उसके बाद डोपले कहते थे कि ऐसा है कि तुमने ये तो किया, इसका यूज तुम कर सकते हो, लेकिन बिना हमारी अनुमति के नहीं कर सकते हो। बिना अनुमति के तुम किसी दूसरे राजा पर हमला नहीं करोगे। अब डोपले का मन हुआ दूसरे राजा पर हमला करने का, तो ये करते थे कि जो है हमारी सेना तो हम हमला करेंगे। आती थी सेना, हमला करे, और राजक भी सेना, बस दूसरे राजा को यहाँ कब्जा कर लेते थे। तो यही सिस्टम था डोपले का। और इसी पे पूरा जो है अंग्रेज लोग पूरा सिस्टम बैठाते हैं और पूरे देश को लूटते हैं। भारत को सोने की चिड़िया था, और लूट लूट के अपने यहाँ खजाना भरते हैं। तो यही था, डोपले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये भी सही है। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया है? ठीक। तो कोचीन में किया इन्होंने। ठीक। सबसे पहला 1503 में इन्होंने कोचीन में सबसे पहले दुर्ग का निर्माण करते हैं। प्रथम पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही करता है। कहाँ करता है? 1503 कोचीन में। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो भैया जो पहले आएगा वही तो करेगा। पुर्तगालियों ने किए, बस इसमें कुछ सोचना है। प्रादेशिक सामुद्रिक, बस वही भाषक सिस्टम है कि सबसे पहले समुद्र में इन्होंने व्यापारिक केंद्र किसने बनाया है? तो पुर्तगालियों ने बनाया है। बस बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वो किसके द्वारा? तो बंगाल में जो फैक्ट्रियां थी उनमें पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई कौन सी? हुगली पे। हुगली पे क्या कहते थे? डंका मार के बैठे थे एकदम। जैसे कोई गुजरता उससे लूट पाट कर लेते, सोना चांदी हीरा जवाहर जो उसने कपड़ा लत्ता तक छीन लेते थे। तो शाहजहां थे, शाहजहां को आता गुस्सा, फिर दौड़ा दौड़ा के इन्हें मारते हैं पुर्तगालियों को। समझिए, कहते तुम जो भी आता है उसके कपड़े तक छीन लेते हो यार, ऐसे आदमी हो तुम। तो शाहजहां बहुत मारते हैं पुर्तगालियों को, इतना आप समझ लीजिए। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529-38 मद्रास के निकट सेनेथोमी बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्ती स्थापित करते हैं। ठीक। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद से सतगांव चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो अगर बात की जाए कि सबसे पहले कहाँ स्थापित की है, तो सतगांव और चटगांव में 1534 में। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगालियाँ बस्तियाँ हो जाती हैं और इसी तरह से सिस्टम उनका चलता रहता है। आप पढ़ लीजिए पूरा।
पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में क्या सत्य है, विचार करिए। यही करना है, विचार ही करना है, तो विचार तो आप कर ही लेंगे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, ये एकदम सही बात है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कभी तो किया ही है, अंग्रेज तो हर जगह कब्जा करते थे, तो पहला ही सही हो जाएगा। पूरी डिटेल में आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। पांडिचेरी जो कि अब पुदुचेरी कहा जाता है, पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। उसके बाद में यहाँ पर डेंस या डचों के द्वारा जो है व्यापारिक कोठी स्थापित की गई, तो फ्रांसीसियों ने नहीं की, दूसरी बार इन्होंने की। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी स्थापित की और अंग्रेजों ने भी 1793 में अपनी बस्ती बनाई। तो समझ ही सकते हैं। बस हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? बस पुर्तगालियों ने बनाया था, और इन्हें दौड़ा IAS में पूछा गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। और कौन करता था? बस इसी तरीके से आप खटाखट करते रहे क्वेश्चन आंसर, सिलेक्शन आपका होगा, इतने तगड़े से होगा, गोले दगेंगे एकदम, बहुत तगड़े वाले गोले दगेंगे। ठीक, जो दुश्मन लोग हैं आपके, जो ना चाहने वाले लोग हैं कि इनका सिलेक्शन हो, और जो नहीं चाहते हैं, जिनके मन में नहीं है ये उम्मीद कि इसका भी सिलेक्शन हो सकता है, तो उनके भी अंदर तक गोले दगेंगे। आप बाहर दगाएंगे, उनके अंदर दगेंगे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक कौन बनता है? जॉब चौर्नाक। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छोटे एग्जाम में भी आता है, बड़े एग्जाम में भी आता है। तो कलकत्ता का संस्थापक कौन है? जॉब चौर्नाक है। चलिए बात करते हैं कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख कौन थे? जॉब चौर्नाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानोती या सुतनौती कलकत्ता का स्थान चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। तो कलकत्ता का संस्थापक जॉब चौर्नाक को माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चौर्नाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता या कालिकाता जॉब चौर्नाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। ये था इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 दिवस भी नहीं माना जा सकता है। तो ऐसा कहा गया, लेकिन अभी तक तो क्वेश्चन में आता तो यही लगाएंगे आप। बस कलकत्ता किसने? जॉब चौर्नाक ने। क्वेश्चन में आया, आंसर आपको यही देना, अभी ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। जब बता देगा हाई कोर्ट की ऐसा इन्होंने नहीं किया है, इन्होंने किया है, तो उनको लगाना। समझिए बात को। आपको क्या करना है? आपको नंबर बनाने, अभी सिलेक्शन लेना है, ज़्यादा जो है ज्ञानी नहीं बनना है, सिस्टम समझिए। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? मद्रास में जो है प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई है। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित हुआ। UPPCS प्री में आया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो ये आपकी की थी डचों ने। ठीक, जो मतलब इसका मतलब समझिए कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने चालू की? तो डचों ने। यहाँ पर पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इतना बड़ा नाम है, सब पढ़ लीजिए, दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसके बाद 1602 में डच हॉलैंड द्वारा संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुई। तो विकल्प में ब्रिटेन नहीं है, तो इसीलिए डच लगा दीजिए। ठीक, 1602 में डच होते हैं, और इससे पहले जो होता है 1599 आपके अंग्रेज होते हैं। अगर यहाँ पर अंग्रेज होते तो आप अंग्रेज भी लगा देते। ठीक, सबसे पहले कंपनी उन्होंने ही बनाई थी 1599, 1602 में डचों ने बनाई है, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डच हो जाएगा। अंग्रेज होते तो अंग्रेज लगाते। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता का एक डच उपनिवेश है, और डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। देखिए, इसमें जो आपका पहला है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। हाँ, तो यहाँ पर कोच्चि उन्होंने छीना था पुर्तगालियों से, ये बात सही है आपकी। और
तो एक ही सही होगा, बी आपका। आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार। ये गलत बात है भाई, पहला ही देख लीजिए, पहले पुर्तगालियों के अधिकार में था तो उस पर डचों ने क्या किया, हमला करके जीता। आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये गलत है भाई। हर जगह अंग्रेज बैठे हैं, अंग्रेजों ने हर जगह जो कब्जा किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? क्या राज है भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी सफल हो गई? देखिए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला, उनके पास आधुनिक हथियार थे। देखिए, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी तो पहले से थी, ठीक नहीं? भारत गुलाम ही क्यों होता? अगर एकता होती, राष्ट्रीयता होती कि ये हमारा भारत देश है, हम भारतीय हैं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक? 1858 की क्रांति होती, 1947 आते आते तब जाके लोगों को पता चलता कि हमारा भी देश है और ये हमारा ही देश है, तब समझिए बात को। तो ये थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिलता था, सही बात है, उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग जाते थे। बस वही सिस्टम था भाई, भारतीय सैनिकों को क्या चाहिए, रुपया पैसा चाहिए, कोई मतलब नहीं, देश है विदेश है कुछ नहीं हमारा, बस पैसा चाहिए, वही सिस्टम था। तो इसीलिए सब चीज़ें सही हो जाएंगी, डी लगा दीजिए। उपयुक्त तीनों कारण हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त होता है? तो लिवेंट कंपनी जो होती है वो पहला अधिकार पत्र इसे ही प्राप्त होता है। आप पढ़ सकते हैं, लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ, स्थल मार्ग से। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया। तो स्थल मार्ग से बात करी जाए ना तो आपका लिवेंट कंपनी हो जाएगी। अगर पूछते कि जल मार्ग से तो आप जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो अकबर थे उस समय। कौन थे? अकबर थे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, 1556 से 1605 चलता है और ये 1599 में उनकी व्यवस्था होती है कंपनी की, बस। तो आपके अकबर थे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय। क्यों? क्योंकि देखिए 1511 में इन्होंने पहली बार मछलीपट्टनम में लगाया अपना कारखाना, ठीक। उसके बाद 1513 में ये 1611 में ये अपना पहला कारखाना कहाँ लगाते हैं? यहाँ गलती हो गई भैया, देखिए 1611 में जो इन्होंने पहला कारखाना लगाया है वो मछलीपट्टनम में लगाते हैं और 1613 में ये अपना सूरत में। तो अस्थाई वाला मछलीपट्टनम में लगाते हैं और स्थाई वाला 1613 में सूरत में लगाते हैं, समझिए बात को। 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की है? तो सूरत में स्थापित की, बस। और कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। अब यहाँ थोड़ा पढ़ लीजिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस थे, वो आए थे जहांगीर के समय सूरत से मुगल दरबार 1608 में पहुँचते हैं, ठीक। किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सके। तो 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचे और मुगल गवर्नर के वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गए। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया। तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 में एक स्थायी फैक्ट्री डाल दी। यहाँ से अंग्रेजों ने व्यापार को देश को दूसरे भागों में फैलाया। शीघ्र अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर, आगरा में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ इन्होंने डाल दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आईएएस में आया क्वेश्चन है कि 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना कहाँ स्थित है? भरूच में, चिकाकोल, त्रिचुनोपल्ली। तो भरूच इसमें दिया गया, ये लगा दीजिए, आपका भरूच हो जाएगा। आईएएस का क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नहीं वैसे, लेकिन पढ़ लीजिए मेन चीज़ें। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश 1625 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए हैं। देख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर सूरत आपका हो जाएगा, क्योंकि अगर पहली अस्थाई की बात करें तो आपका कहाँ था? मछलीपट्टनम।
और नहीं तो स्थाई की तो सूरत में बात है ही। जहाँ स्थाई अस्थाई कुछ नहीं दिया वहाँ स्थाई समझो बस, समझे। जैसे पूछा नहीं जाता कि जो कांग्रेस की कैबिनेट थी उसके पहले जो है अध्यक्ष कौन थे, तो अगर उसमें नहीं दे रखा अस्थाई स्थाई तो आप राजेंद्र प्रसाद लगाओ, और नहीं तो फिर भाई जो है सच्चिदानंद सिन्हा, अगर स्थाई अस्थाई लिख के आ जाए तो। इनमें में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो पुर्तगालियों को किसने हराया था? आपके थॉमस बेस्ट ने हराया था। स्वाली का युद्ध किसके बीच हुआ है? पुर्तगालियों अंग्रेजों के मध्य हुआ है। किसने हराया? थॉमस बेस्ट ने। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया है? तो सूरत में आपके अंग्रेजों ने सबसे पहला कारखाना स्थापित किया है, ठीक, 1613 में। उसके बाद में और भी चीज़ें देख लीजिए यहाँ पर। 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। सूरत में ही डचों ने 1616 में, मतलब जो डच थे उन्होंने सूरत में 1616 में अपनी फैक्ट्री डाली। फ्रांसीसियों ने 1668 में डाली, ठीक। उल्लेखनीय है ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 में, और फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना सूरत में ही डाला है 1668 में, ये याद रखिएगा। 1668 में सूरत में ही आपके फ्रांसीसियों ने भी अपना पहला कारखाना डाला है। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिलती है? तो ये आपके सूरत में मिलती। कौन देता है अनुमति? जहांगीर देते हैं, जाओ भैया कर लो तुम भी अपना, कमाओ खाओ, क्या दिक्कत है। तो यही सब सिस्टम रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी आपकी सूरत में थी, ठीक। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिया भैया? पुर्तगालियों से लेंगे, और किससे लेंगे? क्योंकि कैथरीन मेयो का विवाह होता है चार्ल्स द्वितीय से, तो उसी में दहेज में मिल जाता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किससे बम्बई लेती है? पुर्तगालियों से। चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा दहेज मिला था। दहेज हमेशा चलता आ रहा है और विदेशों में चलता है, इससे बात नहीं, बस भारत के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि यहाँ भी बहुत दहेज चलता है। दहेज दहेज हर जगह है दहेज। बताओ, पुर्तगाली लोग दे रहे हैं दहेज, 10 पाउंड किराए पर उन्होंने फिर दे दिया कंपनी को। चार्ल्स द्वितीय ने उठाया, कंपनी उनकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, हमें 10 पाउंड तुम दो बस, हर साल जो है किराए पर जो है 10 पाउंड देते रहो तुम, अपना चाहे जो करो बम्बई का। यही सब था। निम्न में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो 1797 में हुआ है इनका अधिकार, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यूपी आर में आया है, ठीक। और अवध के नवाब सादत अली ने 1797 प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लीजिए, लिख लीजिए और याद भी कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया? तो बस सर जॉन चाइल्ड थे, बहुत बन रहे थे ये, मतलब बम्बई से जो भी जाता, ठीक, मुस्लिम हज यात्रा के लिए, ठीक, तो उसको क्या करते हैं, उसको बंदी बना लेते। तो ये काम कर रहे थे। तो औरंगजेब को आया गुस्सा, और इन्होंने सर जॉन चाइल्ड को इतने थप्पड़ मारे, इतना मतलब मारा इनको कि जो है सुझा दिया है, समझ चाहिए आप पूरी तरीके से। तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब बहुत मारते हैं, समझिए बात को। चलिए डिटेल में पढ़ लीजिए आप। मामला क्या होता है कि 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला, और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को ये सर जॉन चाइल्ड जो होते हैं बंदी बनाने लगते हैं। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत को निष्कासित करने का आदेश दिया कि नहीं, भारत से ही निकाल के फेंक दो। फेंक दिया गया, ठीक। तैरते हुए निकल गए समुद्र पार अपने जो है ब्रिटेन। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, और अंततः उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ी कि ऐसा है, हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, कर्नाटक युद्ध होता है 1746-48 में होता है। देखिए, कर्नाटक युद्ध होता कब है? 1746 से 48 में होता है, और ये होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता थी, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। ये तो आपका गलत हो जाएगा, ऑस्ट्रिया एक तात्कालिक कारण था, ठीक। और कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, हाँ देखिए, जो तात्कालिक कारण की, देखो मेन कारण तो ऑस्ट्रिया की राजगद्दी वाला सिस्टम कुछ चल रहा था वहाँ पे, लेकिन मेन जो तात्कालिक कारण था वो था कि अंग्रेज लोग जो होते हैं फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेते हैं। जहाज़ खड़े हुए देखते हैं, 4-5 जहाज़ खड़े हैं, उस पर कोई है नहीं, सोचते हैं चलो कब्जा कर लें, तो अंग्रेज़ लोग जाते हैं कब्जा कर लेते हैं। तब तक उधर जो है
आ जाते हैं सभी फ्रांसीसी, वो कहते हैं भैया हट जाओ यार, मतलब हमारा जहाज है, यहाँ क्यों कब्जा किए बैठे हो। अंग्रेज कहते हैं हम हटेंगे नहीं, अब इसमें हम बैठ गए, ये हमारा हो गया है। तो पूरी दादागिरी वाला सिस्टम था और उसी में लड़ाई होती। दादागिरी बहुत करते थे अंग्रेज लोग, ये भी आप समझिए बात को। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ का विस्तार मात्र था। ग्रह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना ही युद्ध का तात्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ? बस कुछ नहीं, अंग्रेज फ्रांसीसी लगा तो आगे बढ़ो। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ वो किसकी संधि, एक्सला-शापिल संधि हुआ। अब ए का आपका प्रथम वाला तो आपको पता ही है, इसमें कुछ करना नहीं। देखिए ए का आपका चौथा हो गया, तो ए का चौथा बस एक ही में है, सी में है ना ए का चौथा, वही लगा दीजिए, आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिए फिलहाल लगा लीजिए। प्रथम एक्सला-शापिल संधि होती है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होता है वो पेरिस की संधि से समाप्त होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो होता है आपका वो अनिर्णायक युद्ध होता है, इसमें कोई निर्णय विणय नहीं होता है। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की क्या होती है, हार होती है। हैदर अली बहुत पीटते हैं आपके, समझिए बात को। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए ये तो आपका पहला वाला तो सही सुमेलित है और दूसरा तीसरा आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 होता है और दूसरा 1749 से 54 होता है। याद करना है, लिखना है हर चीज़ को। घटना चक्र का मतलब यही है, आपको जो है हर चीज़ याद करनी पड़ेगी। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 जो है इस तरीके से आपका सुमेलित होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1749 की जगह यहाँ 1750 दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध सही है जो अनिर्णायक रहता है। इस कर्नाटक का द्वितीय युद्ध जो होता है पेरिस की संधि से अंत इसका नहीं होता है, मतलब जो है तृतीय युद्ध का पेरिस की संधि से अंत होता है। ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 है, 49 से 54 याद कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? डुप्ले क्या करता था, कहता था कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमारी सेना ले लो, इन्हें खिलाओ पिलाओ, राशन दो, पैसा दो, सैलरी दो और हम साथ हैं तुम्हारे। तो यही सिस्टम था। डुप्ले बहुत बड़ा फ्रांसीसी था एक। ये पूरा जो है पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब चीज़ें मैंने समझा दी डुप्ले के बारे में, कैसे वो सिस्टम बनाता था, बाकी पढ़ लीजिए आप लोग। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में लगाया। कब लगाया? 1664 ईस्वी में। बस यही सब सिस्टम है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई कहाँ? लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया, ये भी बहुत ज़रूरी है, मेंस में आया क्वेश्चन है। निम्न में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट थे। कॉलबर्ट को जो है फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है भारत में। यूपीपीसीएस मेंस में आया। तो बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया है? तो भैया बंगाल में उन्होंने हुगली वाला भी किया है और चिंसुरा वाला भी किया है, दोनों किए हैं, तो बी एंड सी हो जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं आगे क्या सिस्टम है इसमें। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में हुई। ठीक, बंगाल में डचों की पहली कंपनी की बात करें तो पीपली में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासेर चले आए और बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच समय तक हुगली में फैक्ट्री जो है संचालित की। 1656 ईस्वी के बाद हुगली एवं चिंसुरा में भी एक फैक्ट्री डाल दी, तो दोनों हो जाएंगे, बस यही आप समझ सकते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में डाली थी? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी के जो लोग एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी। 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में उन्होंने डाली। ठीक, डचों ने अपनी फैक्ट्री। अब इसे तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आप कहानी तो बना नहीं सकते हैं, कहानी बना लें, या आप पढ़ लीजिए पूरा। ठीक, और फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों असफल रहे? डुप्ले सक्षम सेनापति, ऐसा कुछ कहा ही नहीं जा सकता, डुप्ले बहुत सक्षम था। ठीक, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी,
हाँ, ये बात जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र, ये भी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी इसीलिए। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण थे उनकी कमजोर नौसेना। वाल्टियर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी, इसीलिए निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो किसने पहले, देखो भैया ऐसा है कि भारतीय व्यापार में पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए। तो 4 2 1 3 हो जाएगा, बस ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, बी लगा दो। ठीक, और फ्रांसीसियों के पहले कौन आता है? डेनिस आते हैं, याद रखना बस। अब देखिए सूची के इसमें क्या करना है आपको, मिलान करना है। ये क्या चीज़ है आप देख सकते हैं, पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगाली, मतलब किसने किसे जीता है। ठीक, तो पांडिचेरी को किसने, फ्रेंच ने जीता है। गोवा को पुर्तगालियों ने जीता है। ठीक, और डेन आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लो, ट्रांकेवार डेनिस, और सद्रास या मद्रास होगा, यहाँ मद्रास आपका डच। तो यही हो जाएगा, आप मिलान कर लीजिए। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम मिलता था। बिहार, बस बिहार, कुछ नहीं सोचना, बिहार से सब काम करते थे अफीम वाला। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में प्रथम था? बस बिहार लगा दो, टिक, आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं सोचना है। स्वतंत्रता पूर्व व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन आया है? फ्रांसीसी आए हैं, बस सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं। ठीक, बीच में अंग्रेज आए हैं, फ्रांसीसी पहले डेनिस आए हैं। बस यही याद करना है आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना। देख लो, लिख लो सब चीज़ें। 1498 में पुर्तगाली आ गए, 1605 में आपके डच आ गए, 1608 में अंग्रेज, और 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हो गया। ठीक, बीच में फ्रांसीसियों के पहले डेनिस का भी हुआ आगमन। किन स्थानों पर डचों ने अपने पहले व्यापारिक अड्डे को डाला है? तो देखिए, नागपट्टनम, चिंसुरा मछली, सब जगह, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, सब जगह डाला है इन्होंने, बस लगा दो। निम्नलिखित पर विचार करना है कि जो है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन कुछ नहीं करते थे लोग। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू, लाल मिर्च की खेती। तो अंग्रेजों की भारत, देखो तंबाकू तो किसने दिया है भाई? पुर्तगालियों ने दिया है। ठीक, अंग्रेजों की भारत की देन नहीं है। तो तंबाकू आपके दिया है पुर्तगालियों ने। युद्ध में चलती फिरती तोप का प्रयोग, तो तोप का प्रयोग सबसे पहले कौन करता भैया? बाबर करते हैं, आते हैं, ये सब तोप उप चलवाते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, ये सब कुछ नहीं करते हैं। ठीक, कोई देन नहीं भाई, ये काम तो आपके कौन करता है? इससे पहले जो है गुणों के आधार पर भूमि राजस्व मूल्यांकन अलाउद्दीन खिलजी, ये सब लोग करने लगते हैं ना, तो यही सिस्टम था, इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया है। बस लूटपाट करते थे अंग्रेज लोग, इतना आप समझ लो, बस लूटते थे। बहुत बढ़िया काम लूटने में इनका था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की? कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो टीबी मैकाले आपने कहा था, बस ये भी याद करने वाली चीज़ है, इसमें आप कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। एक्सिला सापेल संधि जो कि कर्नाटक का पहले युद्ध होता है उसी के ऊपर बनती है। कौन सा? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के लिए भाई जरूरी था, और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। तो दोनों बातें एकदम सही हैं, सी लगा दो इसमें, एक और दो, दोनों हो जाएंगे। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण कौन से हैं? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन मिल गया, जनशक्ति मिल गई, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक क्षमता थी। तो बी तो आपका एकदम सही है। ठीक, बी आपका एकदम सही, और ए भी सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन मिल गया, ये भी सही है। तो दोनों चीज़ें सही हैं, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है आप लोगों को, ज़्यादा आप सोचिए मत, क्योंकि हम जो है आपको बताएंगे। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब की बात की जाएगी, ये आपका नेक्स्ट वीडियो होगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, लोसेंट की क्लासेस चलेंगी। SC RO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत करनी पड़ेगी। UPPSC RO सिलेक्शन लेना, समीक्षा अधिकारी बैठना है अगर सचिवालय में, तो भाई मेहनत घटना चक्र में आप लोगों को करनी पड़ेगी। नहीं करते हैं तो फिर कोई बात ही नहीं। आपने किताबें नहीं ली घटना चक्र, किताब लेकर पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं वीडियो ही देखिए, ऐसा कोई सजेशन नहीं कर रहा हूँ मैं।
हाँ, लेकिन जब आपको बोर हो जाए किताबों से तो आप पढ़ सकते हैं, उससे क्या होता है, लीड लगा लिया आपने, सुन रहे हैं तो उससे थोड़ी बहुत नॉलेज बढ़िया स्टोर होती है सुनने से भी। ठीक, क्योंकि पढ़ते रहते थक जाता है दिमाग। ठीक, पढ़ते रहते हैं तो उसमें क्या होता है, दिमाग क्या होता है, थोड़ी देर के लिए शिथिल हो जाता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको फिलहाल। आप जो है वीडियो देख के या किसी भी तरीके से घटना चक्र आप पढ़िए, और लूसेंट की ऑब्जेक्टिव वाली चालू करेंगे, उसमें R&D करेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें सब चीज़ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब शुरू करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।